हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तुम स्टार्ट कर रहे हैं PT 365 पॉलिटिकल जो लेक्चर 2 है। लास्ट में हमने जो रिजर्वेशन है वो डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल है राइट्स। तो फर्स्ट है इंटरनेट एज अ बेसिक राइट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया एक वर्डिक्ट कि जो बंच ऑफ पेटिशन जो चैलेंज कर रहे थे कि जो भी रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट सर्विसेज और मूवमेंट ऑफ पीपल पे लगाए जा रहे थे जम्मू और कश्मीर में, तो उसके रिगार्डिंग एक वर्डिक्ट डिलीवर किया गया। अब प्रोविज़न क्या है कि जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है इंडिया के अंदर, फर्स्ट है कि जो शटडाउन है इंटरनेट सर्विसेज का वो 3 लॉज के अंडर आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इज़ IT एक्ट 2000 का, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973। नेक्स्ट है टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये तीनों ही एक्ट आप ध्यान रखेंगे बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ही जो प्रोविज़न है रिगार्डिंग जो इंटरनेट शटडाउन होता है इंडिया के अंदर। अब और भी हम जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं ऑन इंटरनेट शटडाउन कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो आपको ट्रिक्स है कि शामरे और P याद कराया गया था, जिसमें MR की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो बिल्कुल अलग थी। तो बार बार ये आपको याद किया जा रहा है। तो उसमें जो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल का 19 का फर्स्ट, डेट इज़ की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें भी अगर इंटरनेट के माध्यम से थ्रू अ मीडियम ऑफ इंटरनेट, वो भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो हमारे आर्टिकल के 19 के क्लोज 1 उसके जो सब क्लोज A है उसके अंदर आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है थ्रू अ मीडियम ऑफ इंटरनेट, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 उसके 1 क्लोज के अंदर जो सब क्लोज A है। नेक्स्ट है कि जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन इंटरनेट हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में। ये प्रोपोर्शनैलिटी का क्या कहता है कि जितना ही जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट होगा वो होगा, रूल से डिसप्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता। वही नेक्स्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो डॉक्ट्राइन है एसेंशियली सिग्निफाई करता है कि जो पनिशमेंट है शुड नॉट डिसप्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस कमिटेड, कि जो कमिट किया गया उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके प्रोपोर्शनेट में ही मिलेगा, कि जितना पनिशमेंट है उतना ही डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स है इंटरनेट के माध्यम से, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 19 का जो सब क्लोज 1 है और उसका भी जो सब क्लोज G के अंदर। तो आप दोनों ही ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज A, और जो सस्पेंशन है इंटरनेट फॉर इंडेफिनेट पीरियड ये भी परमिसिबल नहीं है। इंडेफिनेट इन द सेंस मीन्स कि एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया कि 2 महीने के लिए बंद रहेगा या 15 दिन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेक्शन 144 है और CRPC, तो सेक्शन 144 इम्पोज करता है एक रीजनेबल अगर रिस्ट्रिक्शन, अगर कुछ भी इमरजेंसी या डेंजर की सिचुएशन बनती है, और ये जो इसमें जो पावर है वो रीजनेबल होनी चाहिए, बोनाफाइड मीन्स ट्रू होनी चाहिए। और सेक्शन 144 CRPC के अंदर जो पावर है ये तो कॉलोनियल एरा का लॉ है जो एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को और कोई दूसरे भी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और इनको एम्पावर किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने, कि वो प्रिवेंट भी कर सकते हैं इन जो अगर उनको इमरजेंसी या डेंजर की सिचुएशन लगे कि इन सभी सिचुएशन का, तो ये क्या प्रिवेंट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ के लगाते हैं वो देखते हैं। कि ये यूजुअली इंक्लूड करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, कैरिंग आर्म्स और रिसेंबल अनलॉफुली, कि 3 या 3 से ज़्यादा लोगों का असेंबल होना वो प्रोहिबिट होता है अंडर सेक्शन 144। और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन एक सिंगल इंडिविजुअल पर भी लग सकती है, या लगी जब लगती है तो लग सकती है। अब ड्यूरेशन क्या है इस ऑर्डर का, कि जो ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 144 वो फोर्स में नहीं रह सकता 2 महीने से ज़्यादा, जब भी उसको डेट ऑफ इशूइंग से उससे 2 महीने से ज़्यादा ये इस सेक्शन के अंदर जो ऑर्डर पास किया जाता है उसका ड्यूरेशन है, अनलेस जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको कंसीडर करे नेसेसरी कि इसका टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए। और मैक्सिमम अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कंसीडर कर रही है तो ये टोटल पीरियड जो जाएगा वो 6 मंथ से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, कि जो भी ये इंटरनेट है और प्लस जो सेक्शन 144 में जो असेंबल की रिस्ट्रिक्शन है ये सभी। अब टेम्परेरी जो सस्पेंशन है ऑफ टेलीकॉम सर्विस की पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज रूल 2017, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे तीनों एक्ट देख चुके हैं, तो ये किसके बारे में बात करता है कि जो अगर स्टेट की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के कुछ भी अगर डेंजर या इमरजेंसी पड़ती है, तो जो
मैसेज है उनका जो रिस्ट्रिक्शन है वो किया जा सकता है। जो ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट की कि वो ब्लॉक करती है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में, जो ये ऊपर आपको एक्सप्लेन किया गया है। और एनी अदर ऑर्डर जो भी सस्पेंड करता है इंटरनेट को अंडर द रूल, वो केवल जो इस ऑर्डर के तहत भी जो सस्पेंशन है वो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए, डेफिनेट इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है कि इनडेफिनेट पीरियड की कोई फिक्स टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया। और कोई जो अदर जजमेंट है ऑन इंटरनेट एज अ राइट, तो इन फाहिमा शरीन और स्टेट ऑफ केरला में जो केरला हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि राइट टू एक्सेस एक फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दिया गया फॉर्मिंग का पार्ट ऑफ प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। तो ये पूरा ही आर्टिकल आपको क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है, डेट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई जहाँ पे किसी एपलेट की लैंड हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उस द्वारा ले ली गई इन 1967। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो फोर्सफुली डिस्पोज किसी पर्सन का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कि बिना ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए, एक उसके ह्यूमन राइट्स का वोलेशन है। और जो आर्टिकल 300A में जो प्रोवाइड करता है राइट टू प्रॉपर्टी, तो कि जब भी आपको इंडियन पॉलिटी में भी एक्सप्लेन किया गया लक्ष्मीकांत में कि जब भी 300A की बात आती है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव किया गया था। और जो 31 था हमारा उसमें 300A में डाला गया था, प्लस 12th पार्ट में अंदर आता है ये। तो ये प्रोवाइड करता है राइट टू प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू स्टेट कि वो एक ड्यू प्रोसेस और अथॉरिटी ऑफ लॉ को फॉलो करे जब भी वो किसी पर्सन को डिप्राइव करे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज। एंड इसे फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया था जैसे आपको ऊपर बताया बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। जो स्टेट है वो परमिट नहीं है कि वो टू परफेक्ट इट्स टाइटल ओवर द लैंड बाय रिवोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन टू ग्रैब प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन सिटीजन। कि जो स्टेट है वो भी एम्पावर नहीं है कि अगर जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन को यूज़ करके वो किसी की भी जो प्रॉपर्टी है वो अपने मतलब अपने नाम कर सकती है, ऐसा नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या कहता है कि यहाँ पे डिफाइन किया गया कि कोई भी पर्सन जो ओरिजिनली ओनर नहीं है उस लैंड का लेकिन वो 12 साल से वहाँ पे रह रहा है, मिनिमम पीरियड यहाँ पे 12 ईयर है, तो वो उस जो लैंड है उसका ओनर हो जाता है। अगर वो इस लैंड उससे ली भी जाती है तो वो लीगली जुडिशरी के थ्रू भी उस एक्शन ले सकता है। तो ये आप जो गूगल पे ही पढ़ते हैं तो उसकी ये डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है हैड अपोज्ड द पिटीशन स्टेटिंग दैट इट हैड परफेक्टली टाइटल बाय 42 ईयर्स ऑफ एडवर्स पोजीशन। तो ये पूरा ही क्रिस्टल क्लियर आपको एडवर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन क्लियर, प्लस जो 300A है वो हम लक्ष्मीकांत में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं सेडिशन पे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो देशद्रोह तो ये का इसका मीनिंग है। तो न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली जो अरेस्ट हुए केरला और कश्मीर में किस ग्राउंड पे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग एंड प्रेज कर रहे थे प्रो पाकिस्तान स्लोगन। तो जो पाकिस्तान के साथ जो स्लोगन थे उनके फेवर में जो स्लोगन दिए जाते प्लस जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अगेंस्ट थे, तो इस वजह से उनके ऊपर जो चार्जर लगाए गए हैं उन्हें अरेस्ट कर गया। अब प्रोविज़न देख लेते हैं कि जो सेडिशन लॉ है इंडिया के अंदर, तो जो सेडिशन है जो फॉलो करता है अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC। तो ध्यान रखेंगे ये IPC के 124A में आता है। उसे डिफाइन किया गया एज एनी एक्शन जो हेट्रेड और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनकी अवहेलना करता है, तो उसी सभी को जो सेडिशन यहाँ पे बोला गया। और सेक्शन 124 ड्राफ्ट किसके थ्रू किया गया था बाय थॉमस बेंगिंगटन मैकाले, और उसमें इंक्लूड इन द IPC इन 1870 कि 1870 में से इंक्लूड किया गया था। और जो पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 124A सेडिशन वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि इसमें जब अगर किसी पर्सन पे ये चार्जेस लग जाते हैं तो उसको बेल नहीं मिलती, प्लस अगर कोई पर्सन इस के अंडर चार्ज हो जाता है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता और उसे बिना ही पासपोर्ट के रहना पड़ता है और मस्ट उसे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट में जब भी रिक्वायरमेंट होती है। और फेमस सेडिशन जो ट्रायल्स हैं वो देखते हैं, ये हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले के हैं कि जोगिंदर चंद्र बसु इन 1891 और जो 3 सेडिशन ट्रायल लगे थे बाल गंगाधर तिलक के ऊपर और महात्मा गांधी इन 1922 फॉर इस आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था यंग इंडिया में। और जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सेडिशन एक्ट होने के कि ये चीज़ें होंगी तब सेडिशन एक्ट होगा। तो थ्रू डिफरेंट जो केसेस हैं उसके थ्रू पता चले जो वर्डिक्ट्स दिए गए हैं रोमेश थापर केस में, केदारनाथ केस में,
कन्हैया कुमार केस में, तो उन्होंने रीडिफाइन किया है सेडिशन एक्ट को, ओनली इफ हैड एन एजेंशियल इंग्रेडिएंट है अगर उसके अंदर, तो ओनली इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों ही है कि अगर पब्लिक ऑर्डर का हनन होता है, कि कुछ भी पब्लिक ऑर्डर को हानि हो रही है, तो उस केस में ये सेडिशन एक्ट उससे जो भी कर रहा है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। और जो लॉफुल गवर्नमेंट है उसको भी थ्रो करने की कोशिश की जा रही है उस केसेस में। और जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या किसी हमारी पब्लिक की सिक्योरिटी को थ्रेटन है, खतरा है, उस सभी केसेस में जो सेडिशन एक्ट है वो लग जाता है। तो आपको ये पूरे ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि IPC 124A में आता है, और जो थ्रू जजमेंट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो बताए गए, प्लस ये नॉन बेलेबल है, और जो पासपोर्ट भी नहीं दिया जाता उस पर्सन को, प्लस नो गवर्नमेंट जॉब, और उसे प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट में एज वेन रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हमारा 4th आर्टिकल है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो प्रोविज़न देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी मीन्स कम जुडिशियल। आप देखेंगे कि जब सिविल कोर्ट की पावर है, डेट्स वाई इसको क्वाजी जुडिशियल बोला जाता है। ये रेगुलेट करती है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको सर्टिफिकेशन देना है या नहीं, कि वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या नहीं। ऑल ओवर द इंडिया काम करता है। और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो क्या होते हैं, जो जज होते हैं ऑफ द हाई कोर्ट, और जो 3 मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, तो इसके पास ओरिजिनल और एपीलेट जुरिडिक्शन दोनों ही होते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में चैप्टर में भी लक्ष्मीकांत में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओरिजिनल में कैसे कि डायरेक्टली इनके पास वो जो भी पर्सन है वो आ सकता है, और जो एपीलेट जुरिडिक्शन में क्या होता है कि बाय वे ऑफ अपील, कि दूसरी कोर्ट्स में वो आप उसको जजमेंट नहीं मिला तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है जो कमीशन है उसके पास एडजुडिकेटरी फंक्शंस हैं, कि वही रिजल्ट दे सकती है, और रिकमेंडेटरी पावर्स हैं, और ये डिसाइड करती है कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग एफिलिएशन जब देता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, कि जब यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग, और इसके पास पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकता है सो मोटो भी, कि जरूरी नहीं कोई अप्लाई करे तभी ये एक्शन लेगा। और उसको लग रहा है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कुछ अनलॉफुल चीज़ें हो रही हैं, तो ये खुद से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। तो और ये स्पेसिफाई करता है मेजर कि टू प्रमोट और प्रिजर्व द माइनॉरिटी स्टेटस एंड करेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, जो एस्टेब्लिश किए गए माइनॉरिटीज़ के द्वारा। और ये कैंसिल भी कर सकता है माइनॉरिटी का स्टेटस जो इसने ग्रांट किया किसी इंस्टीट्यूट को, अगर ये वहाँ पे फाउंड किए कि जो वोलेशन हो रहा है जो भी कंडीशन है ऑफ द ग्रांट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो माइनॉरिटी जो नेशनल कमिश्नर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, दैट इज़ आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लक्ष्मीकांत के सीरीज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और जो फर्स्ट है ये स्टेटरी बॉडी है, लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसकी लेस पावर है देन द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और ये जो नेशनल कमीशन है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये रिव्यू कर सकता है ओनली रिव्यू सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स, और रिकमेंडेशन दे सकता है पार्लियामेंट को जो भी उसकी फाइंडिंग के बेसिस पे रहता है। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये न्यूज़ में और ज़्यादा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है कि जो रेगुलेशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के इंक्लूडिंग अ मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट टीचर्स का, वो परमिसिबल है इफ़ इट इंटेंडेड टू एंश्योर एक्सीलेंस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विदाउट इंटरफेयरिंग विद माइनॉरिटी स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टेट किया यहाँ पे रिगार्डिंग रेगुलेशन माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं कि उसमें जो अपॉइंटमेंट है टीचर का वो भी परमिसिबल है अगर वो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी एक्सीलेंस बढ़ाता है, कि बिना ही इंटरफेस किए कि ये माइनॉरिटी स्टेटस से बिलोंग करते हैं नहीं। जो कोर्ट है वो रेफर करता है टू द TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस। वाइल डिसाइडिंग दिस केस, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड करता है कि जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30 का क्लोज 1 वो ना ही एब्सोल्यूट है नॉर अबव द लॉ। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो जो हम पढ़ चुके हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, वो डिफाइन करता है MEI को कि वो कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश किसके थ्रू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे EAM कि एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर बाय माइनॉरिटी एजुकेशनल, मतलब माइनॉरिटीज़ के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन नहीं किया ये टर्म माइनॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो टर्म्स है बहुत सारी की फेडरेशन, माइनॉरिटी, अनटचेबिलिटी ये नहीं डिफाइन की गई है। और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट है वो डिफाइन करता है माइनॉरिटी को, मीन्स जो कम्युनिटी
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई है। और एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 जो कम्युनिटी है उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी डिफाइन किया गया कि जो भी रिलीजन की कम्युनिटी है एक्सेप्ट हिंदू, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैन एंड पारसीज, तो इसमें हिंदू नहीं है, एक्सेप्ट सभी हैं ये। प्लस जो नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नोटिफाई की गई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट। थर्स जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो आउटसाइड द परव्यू है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप याद रखेंगे EAM, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एडमिनिस्टर मतलब एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाती है। और अगर वो किसी ट्रस्ट और या रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा रन किया जा रहा है तो उसके जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होने चाहिए। और इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, और एस्टैब्लिश भी उनके बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए। और वंस अगर उसको एक बार स्टेटस मिल जाता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का तो उसे रिन्यूएबल पीरियडिकली कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी राइट्स ऑब्टेन किए हुए हैं बाय द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो फर्स्ट है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन का, तो जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके पास ज़्यादा पावर है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर जो इंस्टीट्यूशन है। तो वो क्या है, फर्स्ट इन्हें आउट ऑफ द परव्यू रखा गया है। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी हमने आर्टिकल 15 में पढ़ी है, लेकिन इनके पास जो रिजर्वेशन है वो 50% तक का है जो भी स्टूडेंट इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जो सेक्शन 12 है ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो मैंडेट करता है 25% रिजर्वेशन चिल्ड्रन को देना जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो इन पे अप्लाई नहीं होता, इज नॉट अप्लाई ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो सभी स्कूल्स हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन द्वारा रन किए जा रहे हैं वो ग्रांट करेंगे फी कंसेशन जो भी चिल्ड्रन पुअर वहाँ पे चिल्ड्रन एडमिशन ले रहे हैं ऑन द 25% ऑन देयर सीट अंडर द राइट टू एजुकेशन जो भी एक्ट है हमारा ये। एंड दे कैन ऑल्सो हैव द सेपरेट फी स्ट्रक्चर बट नॉट अलाउड टू चार्ज कैपिटेशन फी, कि इनके लिए जो फी स्ट्रक्चर होगा सेपरेट होगा। तो ये यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो उससे पहले देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ एट द स्टेट लेवल कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्स्ट हम देख चुके हैं कि माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया, और जो सेंटर है अंडर द पावर जो सेक्शन 2 में दी गई है उसे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 92 वो नोटिफाई करती है कम्युनिटी, अब माइनॉरिटी कम्युनिटी। और प्रीवियस में हम देख भी चुके हैं कि अदर देन हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं वो 6 कम्युनिटी डिफाइन की गई हैं। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो रिलीजियस क्लासिफिकेशन है वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, स्टेट बेसिस पे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है रिगार्डिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो वो दिए गए हैं। हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में ये डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द राइट ऑफ माइनॉरिटी की वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं, यही याद रखेंगे EAM कि वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और इसका जो फर्स्ट क्लोज है उसमें क्या आता है कि जो सभी माइनॉरिटीज़ है वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे उनके पास राइट है कि वो दोबारा कि एस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का। और जो 30 का क्लोज 2 है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशन जब भी वो ग्रांट इन एड देती है ऑन द ग्राउंड डेट कि वो माइनॉरिटी के अंदर आता है या मैनेज किया जाता है माइनॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ तक आपको ये चारों ही आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जो सबरीमाला टेम्पल इशू है। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल है इस वीडियो का। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया कि जो डिसीजन दिया था उसने ऑन द रिव्यू ऑफ 2080 सबरीमाला वर्डिक्ट जो 7 बेंच के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने कहा है कि एग्जामिन करेंगे इस ब्रॉडर इशू सच एज। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज एसेंशियलिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो एसेंशियलिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो अगर आप अपनाएंगे नहीं तो आपकी जो धर्म है उसका नष्ट, ये ऐसा मानते हैं कि जो धर्म का भंग हो रहा है। तो ये एसेंशियल कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं की गई है। और 2018 के अंदर जो सबरीमाला वर्डिक्ट था तो जो मेजोरिटी ओपिनियन है वो कहते हैं कि जो मोरालिटी है वो डिफाइन है हमारा आर्टिकल 25 में। और एज पर सुप्रीम कोर्ट जो मैग्नीट्यूड है जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का वो केवल लिटरल टेक्स्ट जो हमारे संविधान के अंदर दिया है उस तक ही सीमित नहीं है। तो इसका एक वाइड और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्या है कि न्यूज़ में कि इन द इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन और अदर वर्सेस जो स्टेट ऑफ केरला का केस है 2018 का, तो उसमें जो 5 बेंच ने एक डिलीवर किया है लैंडमार्क जजमेंट। तो ये वोटिंग जो पड़ी है वहाँ पे 4:1 में, तो उसने जो
एक तरफ रख दिया जो भी ओल्ड डिकेड की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वुमेन की एंट्री पे ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इनसाइड सबरीमाला टेम्पल। और जजमेंट ने क्या कहा है कि जो बैन है एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला एक काइंड ऑफ अनटीचेबिलिटी है और वोलेट करती है आर्टिकल 17 को। और जो रिव्यू प्ली है वो फाइल की गई दोबारा कि इसे दोबारा रिकन्सिडर किया जाए जो भी ये बोला गया है। नाउ जो लार्जर बेंच है विल ऑल्सो कंसिडर कि जो एंट्री है वुमेन की मॉस्क के अंदर जो भी प्रैक्टिस हो रही है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की वो प्रिवेल होती थी अमंग द दवोदी बोरा सेट के दौरान। यहाँ पे बोला गया है। अब नेक्स्ट डॉक्ट्रिन देखते हैं कि जो डॉक्ट्रिन है एसेंशियलिटी का कि फर्स्ट इन्वेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने इन शिरू मुत केस इन 1954 और कोर्ट दैट द टर्म रिलीजियस इसमें जो कवर होंगी वो सभी रिचुअल प्रैक्टिसेस कवर होंगी जो किसी रिलीजन के अंदर इंटीग्रल है एंड टुक अपॉन इटसेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटरमाइन करेगा जो भी एसेंशियल और नॉट एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं किसी रिलीजन की कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं कि जिन्हें करने से हमारे उसके धर्म का कि जो भी धर्म की हानि नहीं होगी तो वो एसेंशियल में आ जाएंगी और जो नॉन एसेंशियल होंगे उसमें की प्रैक्टिसेस करने से कि चल जाएगा काम भी। अब रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि इसमें जो कर्नाटका हाई कोर्ट है ऑन आर्टिकल 25 और इट सेड दैट कि जो डिनाइल है किसी भी परमिशन की पुट अप टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑन रोड और फुटपाथ वो इन्फ्रिंज नहीं करता जो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 25 का। तो केवल इसमें ये दिया गया है। तो गाइज हमारा ये पूरा ही जो लेक्चर 2 है कंप्लीट हो गया है और आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जा रही है। एंड स्टिल यू हैव डाउट इन एनी आर्टिकल एनी टर्म just put in the comment section and don't miss to hit the like button and subscribe to our channel 10M Expert IAS। मिलते हैं लेक्चर 3 में। थैंक यू।